जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में भी जानते हैं। आज हम लोग अपनी फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के स्टार्ट शुरू करेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स। और अपना पहला टॉपिक होगा आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान। देखिए, अब मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है ये है क्या, हम लोग को ये समझना पड़ेगा। अब ये समझने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या, बेसिकली इसमें आप नाम पे देखिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल यानी कि जो आप मतलब जो होते ही होते हैं, जो जरूरी होते हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स। ओके, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये आपको अपने जन्म के साथ ही एक मनुष्य होने के नाते आपको मिल जाते हैं, आपके जन्म से, आपके एग्जिस्टेंस से। इसमें आपके जीने का अधिकार है, आपके बोलने का अधिकार है, आपके चलने का अधिकार है, आपके खाने का अधिकार, सारे की सारी चीजें जो है वो आपके मौलिक अधिकारों के अंदर प्रोटेक्टेड रहती हैं। अब बात ये आती है कि अब आप जैसे अगर बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आपके पास फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि ज्यादा ही ना बोलते चले जाओ, तो फिर कई बार रिस्ट्रिक्शंस आते हैं और आपको चुप कराने वाला कौन होगा? इसके ऊपर ये कौन लगाएगा कि ये रेस्ट्रिक्शन है या फिर किसी ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, अनटचेबिलिटी, ये सारी की सारी जो चीजें, मतलब आपके जो मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो हनन करने वाला कौन होता है? वो होती है स्टेट। अब आप ये थोड़ी कहोगे इसने मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया मेरे पड़ोसी ने, ऐसा नहीं कह सकते यार। पड़ोसी कब से मौलिक अधिकारों का हनन करने लगे? होता है कई सारे केसेस में कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 का हुआ है हनन, जैसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया आपके जाति के, आपके जेंडर, आपके किसी भी चीज को लेके, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। बट बात ये आती है कि क्या मौलिक अधिकारों को हम लोग लिमिट कर सकते हैं? हाँ, लिमिटेड होते हैं ये पूरे तरीके। इस पे मैं अलग से वो लेक्चर लेके आऊंगा, मैग्ना कार्टा क्या था 1215 में अप्रैल में, मैं सारी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग को जान के रखना है आर्टिकल 12 के लिए कि फंडामेंटल राइट्स को आप एनफोर्स कैसे करोगे। आपका हनन हुआ, अब आप कहोगे अरे यार मेरा तो हनन हो गया आर्टिकल, मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स का, मुझे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा है, शिट। तो ठीक है, आपने क्या किया, अब जो क्या कि जो फंडामेंटल राइट्स उनको ब्रीच कर दिया गया है, तो अब इसको रिस्टोर भी तो करना पड़ेगा। इसका कॉम्पेंसेशन क्या होगा, इसका जो गुनहगार है उसको सजा कैसे मिलेगी, तो उसको एनफोर्स करने के लिए किसके खिलाफ एनफोर्स करोगे? कहते हैं ना कि मतलब जैसे अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है मेरी कास्ट की वजह से, तो यशवर्धन सिंह वर्सेस दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी पेन नहीं चल रहा, बताओ। जो जो पेन उठाता हूँ वही नहीं चल रहा होता है। तो जैसे अगर हम लोग देखें यशवर्धन सिंह वर्सेस दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। अब यहाँ पे अगर जब मैं केस करूंगा तो केस का नाम ये होगा ना, यशवर्धन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब कोई भी, अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होता है, स्टेट होता है, वैसे योगी आदित्यनाथ नहीं होता। ऐसा सोचो कि मैंने कोई क्राइम कर दिया, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो केस का क्या नाम होगा? ऐसा सोचो कि मेरा एक दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल विनायक, तो विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होगा ना, विनायक वर्सेस योगी आदित्यनाथ थोड़ी होगा, राइट। तो जैसे अगर मैं भी केस फाइल करूंगा तो यशवर्धन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होगा ना, यशवर्धन सिंह वर्सेस योगी आदित्यनाथ तो होगा नहीं। क्योंकि जब मैं कोई क्राइम कर रहा हूं तो फिर मैं सोसाइटी, केवल उस पर्सन के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, पूरी सोसाइटी एज अ होल के खिलाफ कार्य कर रहा हूं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उससे पूरी सोसाइटी खतरे में आती है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे कहानी चलेगी। तो अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करेंगे तो करेंगे किसके खिलाफ यार? अपना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किसके खिलाफ करोगे आप? अगेंस्ट होम? तो वो होगी द स्टेट, सरकार नहीं, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यार अब ये नया ड्रामा आ गया, स्टेट गवर्नमेंट है क्या ये सब? देखिए, बेसिकली इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं। बात ये होती है कि मतलब डिफरेंस तो है काफी ज्यादा है इसमें। जैसे अगर आप देखेंगे कि सरकार आएगी, सरकार जाएगी, है ना, पर ये देश रहना चाहिए। 5 साल के लिए सरकार चलेगी, 5 साल बाद क्या स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा ना, वो तो स्टेट है, वो थोड़ी डिसॉल्व होने वाला है। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है डिसॉल्व हो जाएगी 5 साल बाद, राइट। तो फिर अब इनके खिलाफ केस करूंगा तो अगर वो उनकी सरकार चली गई और जो अभी भी केस चल रहा है, ऐसा सोचो कि परसों केस हुआ, आज उनकी सरकार चली गई, क्या केस भी चला जाएगा कल? नहीं यार, वो केस तो चलता रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसी वजह से वो अगेंस्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होता है, वो स्टेट के खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ नहीं होता।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, बिकॉज जो आप क्राइम कर रहे हो पूरी की पूरी सोसाइटी के खिलाफ कर रहे हो, और पूरी सोसाइटी की तरफ से जो स्टेट है वो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन में बैठी हुई है, आपके खिलाफ केस चला रही है। अब यहां से बात आती है कि तो स्टेट है क्या, किसको किसको स्टेट मानेंगे, राइट? मतलब मेरा पड़ोसी जब वो भी स्टेट है, कैसे? बेसिकली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और बेसिकली अदर और लोकल अथॉरिटीज अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको हम लोग स्टेट मानते हैं। बोल तो दिया भैया आपने, फराटेदार इंग्लिश के साथ समझा भी दो। देखो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव मतलब आपका यूनियन लेवल पे, यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन सा है आपका? गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे क्या है आपका? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या हुआ? यूनियन के लेवल पे पार्लियामेंट आ जाएगा, स्टेट के लेवल पे या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी आपकी एसएलए, या आपका एसएलसी होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना? एक के एमएलसी होते हैं, एक के एमएलए होते हैं मेंबर्स, है ना? तो कुछ इस तरीके से होगा। स्टेट लेवल पे एसएलए एसएलसी होगा, विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र लेवल पे आपका भारत सरकार होगा, और प्रदेश के स्तर पे आपका प्रदेश सरकार होगी, राष्ट्रीय स्तर पे आपका पार्लियामेंट होगा, संसद होगा। तो कुछ इस तरीके से चलेगा आपका डिवीजन। ये एग्जीक्यूटिव हो गए, ये हो गया आपके लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ये आपका स्टेट है, मान लिया सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए आप देखेंगे कि इसमें आ जाएगा आपका लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा और राष्ट्रपति भी आ जाएगा। एक सेकेंड, राष्ट्रपति कैसा है? वो थोड़ी कानून बना है। देखो कानून अगर आप उसको प्रोसेस से हटा दोगे प्रेसिडेंट को, कि अगर वो साइन करके वो कानून बन ही नहीं पाएगा ना, अगर वो साइन नहीं करेगा, अगर होगा ही नहीं राष्ट्रपति, इस वजह से राष्ट्रपति को भी संसद का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि कहानी हम लोगों की चलेगी आर्टिकल 12 में कौन कौन से स्टेट होते हैं, ठीक है सर। तो जैसे अगर प्रदेश सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, अच्छे से समझ में आ गया सर। अब इसके आगे तो जो हमारे पार्षद जी हैं और जो हमारी मेयर साहिब हैं, साहिबा हैं, जो महापौर साहिबा हैं, क्या ये स्टेट नहीं है? क्या ये अलग है? क्या ये प्राइवेट है? नहीं, ये अदर और लोकल अथॉरिटीज को ध्यान से, लोकल अथॉरिटीज माने आपका पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, इसमें कई सारे केस लॉज हैं, लगभग 11 के आसपास केस लॉज है मेजर वाले। तो उसको हम लोग, वो तो माइनर सी चीजें, उसको आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन बात होती है ना कि आप उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं वैसे तो, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 11 के 11 केस लॉज को पढ़ें, बिकॉज बाकी सब तो हम लोग कवर कर ही देंगे इस लेक्चर में। केस लॉ को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा एग्जाम में ये सब आता नहीं है, इतना भी प्रिसाइज नहीं जाएगा वो। तो अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज, इसमें भी कई सारे केस लॉज आए कि कहना क्या चाहते हो भाई, अदर और लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है? जैसे तो कोई भी अदर अथॉरिटी आ जाए, कल को आप रिलायंस को अदर अथॉरिटी मान लोगे, नहीं यार, उसके भी अपनी क्राइटेरियन होते हैं, कि क्राइटेरिया होता है कि क्या कौन कौन सी अदर और लोकल अथॉरिटीज हैं, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। और आप देखेंगे कि इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया अंदर और अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई ऐसी अथॉरिटी जो अलग से कुछ है नहीं, कुछ मतलब स्टेट का हिस्सा नहीं है, बट कई बार जो उसको मतलब ऑथोराइज कर रहा है, जो उसके ऊपर बैठा है, वो सरकार है। तो ऐसा सोचो कि क्या जो बीएसएनएल है क्या वो स्टेट है? हाँ भाई स्टेट है, क्योंकि उसको कौन मैनेज कर रहा है? उसका जो मेन है वो पब्लिक है ना, पब्लिक फोरम है, प्राइवेट नहीं है वो, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक फोरम है, पब्लिक कंपनी है। तो इस वजह से आप देखें पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इस वजह से वो सरकारी है, पब्लिक है, ऑब्वियसली बात है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि उसको भी स्टेट माना जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आ रही है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या फिर यूनियन के अंदर आ रही है, एज सिंपल एज इट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब तो चलो ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव में आ गया, आपका प्रधानमंत्री, आपको जो गवर्नमेंट होगा यूनियन लेवल पे भारत सरकार, और प्रदेश सरकार आपकी एग्जीक्यूटिव हो गई, विधानसभा विधान परिषद आपका हो गया लेजिस्लेचर, ये जो लोकल अथॉरिटीज है इसको भी हम लोग एग्जीक्यूटिव में मान के चलते हैं। तो हम लोगों ने ये सुना है कि 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। जज साहब कहाँ बैठे हैं भाई, जुडिशरी कहाँ है? तो देखिए स्टेट है, स्टेट में आप देखेंगे कि जुडिशियल को हम लोग कंसिडर करते हैं और करते नहीं भी। यस हम लोग का नहीं होगा आंसर, पर नो भी आंसर हम लोग का नहीं होगा। एक्सप्लेन करिए। ऐसा सोचो, अभी सिचुएशन बनाते हैं कुछ, देखो ऐसा सोचो कि मेरा एक पड़ोसी है श्रेष्ठ नाम से। अब श्रेष्ठ भाई के साथ दिक्कत ये है कि अब उसका एक पड़ोसी है, उसका नाम क्या है? शिवांश। अब श्रेष्ठ है और शिवांश, इन दोनों की लड़ाई है, ये एकदम मतलब मार
मारे जा रहे हैं गुस्से में, मतलब मार एकदम थप्पड़ अप्पड़ मारे जा रहे हैं, मुक्के उक्के चल रहे हैं इनके, लड़ रहे हैं। अब कल को शिवांश ने बोला यार ये बहुत ज्यादा तंग कर रहा है आजकल, चलो इसके ऊपर केस करें, चलो कल कोर्ट में मिल लियो, कह दिया उसने, आ गया वो। अब जब कोर्ट में आया है, जब अपने हियरिंग के लिए आया है, तो वो देख रहा है यार पड़ोसी तो कहीं दिख नहीं रहा है, श्रेष्ठ गया कहाँ? क्योंकि हियरिंग हो रही है तो सारी पार्टीज को तो बुलाया ही जाता है ना, जो भी होता है उस बेंच में, जो भी उस केस में होता है, सामने बेंच बैठती है, कहाँ है मेरा पड़ोसी? उसकी नजर गई सामने, ये जज साहब तो थोड़े श्रेष्ठ टाइप लग रहे हैं। तब उसको समझ में आया कि मेरा पड़ोसी ही जज है। अब एवी डाइसी साहब ने एक समय पे कहा था कि अगर आपको कोई जुडिशरी बनानी है तो जो लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ में आप कैसे ले आओगे कि जो दूसरा बंदा जिसके खिलाफ केस है वही जज ही है, वो अपने खिलाफ थोड़ी केस पे अपना डिसीजन लाएगा, जजमेंट लाएगा, अपने खिलाफ क्यों जाएगा? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे खिलाफ कोई केस हो रहा है, मैं उसके लिए अधिकारी बनाया हूँ। मैंने बोला यश की तो कोई गलती नहीं है, हालांकि बात यही है कि यश मैं ही हूँ, मेरी बहुत अच्छी से गलती थी, लेकिन मैं क्यों मानू, है ना? तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जो बायसनेस है ना वो आ सकती है। और इसी वजह से अगर आप देख के मान के चल रहे हैं कि कोई ऐसे अगर यशवर्धन सिंह या फिर वही वाला केस लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहले विनायक की बात की थी, विनायक वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे कि टीएसयूपी में आप देखेंगे कि अगर यही जज ही यहाँ पे स्टेट है, जज को अगर हम लोग स्टेट का हिस्सा मान लेंगे तो जज विनायक के खिलाफ ही तो जाएगा, उसके सपोर्ट में थोड़ी आएगा। इस वजह से हम लोग देखेंगे कि जब जुडिशरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, जब वो बेंच में नहीं बैठी है, जब वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे, तब हम लोग उसको स्टेट का हिस्सा मान सकते हैं, या ऑफिशियल चीजें होती हैं, जब सेरेमनी होते हैं। बट जब वो जुडिशियली के काम कर रही है ना, जब वो केस चल रहा है, जब वो बेंच में बैठी है, तब उसको आप स्टेट का हिस्सा नहीं मान सकते, तब अब वो स्टेट से अलग हो जाएगा, उसको आप स्टेट का हिस्सा नहीं मानोगे। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन होगी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी है भी और नहीं भी है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है तब वो है, जुडिशियल काम कर रही है तब वो नहीं है। तो है भी और नहीं भी है, इस चीज को अच्छे से ध्यान से रखिए, कभी पूछ सकता है ये इज जुडिशरी पार्ट ऑफ द स्टेट, है पर नहीं भी है कब? जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे, नहीं है कब? जब वो जुडिशियल काम करे, ताकि बायसनेस ना हो ना, कि कहीं पे भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशियल होनी चाहिए। और अगर ये चीज अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर ना भी करें तो बात तो यही आएगी ना कि जुडिशियरी का बॉस कौन है, या फिर जुडिशरी किसका पार्ट है? वो तो स्टेट का पार्ट है। अब स्टेट ने कुछ फंडामेंटल मौलिक अधिकारों को हनन किया है, जुडिशरी अपने खिलाफ क्यों जाएगी, है ना? तो फिर उस वो ये डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, आजाद होनी चाहिए, इसको जो मन करे, जो सही हो उसके लिए चलेगा, है ना? गलत के खिलाफ क्यों सपोर्ट करे, गलत के सपोर्ट में क्यों आए? तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी कहानी चलेगी आर्टिकल 12 की। अब हम लोग जो नेक्स्ट पेज होगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ केस लॉज क्या हैं, कौन कौन से केसेस हैं, और ये देखेंगे कि किस ऐसा कौन से टेस्ट करें, क्योंकि हम लोग ऐसे तो कह नहीं सकते अदर और लोकल अथॉरिटीज के लिए हर बार एक कोई ना कोई हाई कोर्ट का कोई जज तो आएगा नहीं। देखो यार, मुझे लगता है कि ये जो यश का स्टार्टअप आया न्यायार्थ नाम से, न्यायार्थ जो है ये भी स्टेट है, ये भारत का, ये स्टेट ऑफ इंडिया का पार्ट है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पार्ट है। मैंने कहा सर ये प्राइवेट स्टार्टअप है, तो कल को जज हर चीज के लिए बोलने के लिए आएगा नहीं कि ये है ये नहीं है। कुछ चीजों के लिए हम लोग को अपने आप से मतलब मान के चलना पड़ेगा कि ये स्टेट है या फिर नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे टेस्ट लाए हैं, कई सारे क्राइटेरिया लाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससीआई। किस किस चीजों को हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि ये स्टेट का पार्ट है या नहीं। अब चलो देखते हैं उसे। अब हम लोग देखेंगे कि वो क्राइटेरिया क्या है जो आरडी शेट्टी वाले केस में, आरडी शेट्टी वर्सेस द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि पहला टेस्ट तो यही होगा कि अगर जो सरकार है वो उस कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, जैसे आपका बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, डी हो गया, ये सारे जो हैं ये सब सरकार फंड करती है, सब स्टेट फंड करता है ना? तो चीफ फंडिंग सोर्स है, इस वजह से उसको हम लोग स्टेट का पार्ट मान सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट का कंट्रोल है, बहुत गहरा कंट्रोल है उसके ऊपर, तब जैसे बीएसएनएल कॉर्पोरेशन जो है उसको मोनोपोली स्टेटस मिला हुआ है, जो बीएसएनएल को बहुत लंबे समय तक मिला हुआ था, राइट? स्टेट ने और उसको कन्फर किया, उसको दिया है। फिर
फंक्शनल कैरेक्टर या फिर जो उसका जो जो काम करे वो गवर्नमेंट का इन एसेंस है, यानी जो सरकार का काम होता है वही वो भी कर रही है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का या फिर पब्लिक की सेवाएं करना, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम जो हो गए, अगर वो फंक्शन कर रही है इस कैरेक्टर की चीजें, तब हम लोग उसको सरकार का मान सकते हैं या फिर मतलब स्टेट का पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि उसके जो काम है वो उसका जो एसेंस है वो सरकारी है। फिर या फिर अगर कोई डिपार्टमेंट जो है वो सरकार का, वो ट्रांसफर किया जाता है उस कॉर्पोरेशन को, यानी कॉर्पोरेशन के हाथ में कुछ स्टेट पावर है, तो स्टेट पावर है तो स्टेट का भी तो उसके ऊपर कंट्रोल होगा ना। तो बेसिकली ये कुछ टेस्ट होते हैं कई सारे, जिससे हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि क्या कोई कॉर्पोरेशन या फिर क्या कोई बॉडी स्टेट है। तो आई होप आपको अभी तक पूरी पूरी आर्टिकल 12 की कहानी, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको अभी तक यहाँ पे जो भी था वो सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपका आप डाल सकते हैं, वैसे भी फ्रीडम है आपको, आर्टिकल 19 मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, जो डालना है डाल सकते हैं। लोग अच्छा डालते हैं कि अच्छा है, बढ़िया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस। और खैर ये तो आपका था आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें था अभी तक मैंने इसका जो टाइटल है वो बताया ही नहीं। इसका टाइटल है कि डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट, कि अगर कोई अपने मौलिक अधिकारों के खिलाफ केस करेगा तो किसके खिलाफ केस करेगा। कोई कॉर्पोरेशन हो सकती है, तो कॉर्पोरेशन है कि नहीं स्टेट, वो कैसे पता लगाएं कि अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया उस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ने। अब ऐसा सोचो कि आईएएस अधिकारी ने मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, क्या किया, हो सकता है उसने कुछ मुझे मारा हो, मुझे पीटा हो, मुझे गायब कर दो, किडनैप कर दो। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सब चीजें आईएएस अधिकारी के पर्सनल काम में आ सकती हैं। पर व्हाट इफ उसने कोई एनकाउंटर करवाया है, किसी को बहुत डराया है, धमकाया है, ये सब हरकतें अगर की हैं, तो उसको हम लोग उसके ऑफिशियल कामों में मान सकते हैं, उसने अपना काम करते हुए ये सब चीजें की हैं। कोई प्रोटेस्ट चला, कोई दंगे चले, उसने बहुत लोगों का ऐसे बेफालतू एनकाउंटर किया, तो इसको हम लोग गलत मान सकते हैं। पर अगर उसने एक अपनी वाइफ का, जिसके साथ उसका बहुत ज्यादा मैरिटल, बहुत ज्यादा रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, अगर उसका उसने मर्डर किया, तो उसको हम लोग पर्सनल मानेंगे, उस पर सरकार की क्या गलती है ना। तो कुछ इस तरीके से आप देखें कि अगर केस करेंगे या फिर किसको हम लोग गुनहगार ठहराएंगे, कि गुनहगार कोई है लेकिन गुनहगार का पता नहीं, तो पता लगाएंगे कैसे। उसके लिए हमारा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, हमारा अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान का एग्जिस्ट करता है। आई होप कहानी आपको यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आर्टिकल 13 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे बहुत मजेदार एक बहुत ही अच्छे लेक्चर के साथ, द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ। लॉ क्या है, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। पर तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 13 के साथ।